तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आशीष सिंपल। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी एक टॉपिक के जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप लोग को वीडियो भी दिखा दिया तो वीडियो देख लीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष डिम्पल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1, कहने का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 12 का सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का मतलब स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, मतलब क्या क्या होता है, जैसे कि हम सभी नहीं जानते थे कि क्या होता है। एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है, इसे बताया गया। कैसे बताया गया? इलेक्ट्रॉन की खोज करके, प्रोटॉन की खोज करके, न्यूट्रॉन की खोज करके हमें ये सब बताया गया कि एटम का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, इसलिए तो डिवाइड हो जाता है। एटम का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने अपना अपना मॉडल दिया, एटम का मॉडल दिया, यानी कि स्ट्रक्चर दिया। पहला दिया जे थॉमसन ने, दूसरा दिया रदरफोर्ड ने, तीसरा दिया नील बोल्स ने, और चौथा दिया क्या नाम है उनका यार, देखिए याद नहीं आ रहा। चौथा जो अभी चल रहा है नील बोल्स का भी चल रहा है। पर हमें आज हम लोग समझने वाले हैं केवल दो लोगों के एटम मॉडल के बारे में। अब सोचने वाली बात है, एटम मॉडल क्या होती है ना। तो एटम मॉडल क्या होती है कि सिंपली एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है। क्या होता है? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। किस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एटम मॉडल। ठीक, तो जे थॉमसन की एटम मॉडल हम समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने कॉपी की तरफ, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए। तो देखिए, मैंने कुछ ना कुछ टॉपिक लिख दिया है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि आप लोग को नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लिखा है जे थॉमसन एटम मॉडल। इसमें क्या होता है, इन 1898 यानी 1898 he explained the arrangement of positive charge and the electrons inside the atom. ओके, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इन्होंने बताया था। कैसे बताया था? कि इन्होंने एक वाटरमेलन को लेके बताया था कि वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो उस पर सीड होते हैं, ब्लैक सीड, वो होता है हमारा निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है। वाटरमेलन और प्लम में जैसा होता है, इसीलिए इसे हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को क्या कहते हैं? प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। वाटरमेलन का साइज क्या होना चाहिए? कहने का मतलब वाटरमेलन का रेडियस क्या होना चाहिए? क्योंकि ये वाटरमेलन जानते ही आप लोग क्या स्फीयर होता है, तो इसका रेडियस होना चाहिए 10⁻⁻10 मीटर। सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं ना कितना छोटा होता है। रेडियस इसका 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो मतलब कि इन्होंने बताया था कि वाटरमेलन जैसे होते हैं, कि वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उस पर सीड होते हैं वो हमारा निगेटिव चार्ज होता है। इनके फेल्यूर का कारण क्या बना है, यानी कि इनके मॉडल का फेल्यूर के कारण क्या बना? तो इनके मॉडल का फेल्यूर का कारण बना कि इन्होंने इसे टोटली इमेजिनेशन करके दिया था। हिज मॉडल टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। मतलब ये इन्होंने केवल सोचा था और ये ऐसे ही दे दिया, सोचा और ये मॉडल अपना दे दिया। दूसरा क्या था? ही कांट टेल अबाउट रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। यानी कि इन्होंने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम्स में न्यूक्लियस भी होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज का एक पॉइंट भी होता है। मतलब इन्होंने नहीं बताया था, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्विंग के बारे में नहीं बताया, सेल के बारे में नहीं बताया, और भी बहुत कुछों के बारे में नहीं बताया था। ठीक, इसीलिए इनका ये मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया। उसके बाद चालू होती है हमारी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने एक थीन गोल्ड शीट लिया था, उस पर अल्फा रे को पास कराया था। ठीक, थीन गोल्ड शीट, उस पर एक अल्फा रे को पास कराया था। आप लोग के स्क्रीनों पर ये कुछ वीडियो दिखाऊंगा मैं, इसमें रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 7000 हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल 7000 गुना हैवियर होता है, यानी भारी होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है ना,
7,000 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना एक अल्फा पार्टिकल के मास होते हैं। तो चलिए समझते हैं उस वीडियो की तरफ से रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को वीडियो की मदद से। वीडियो मेरा नहीं है, किसी और का ही है, चलिए समझते हैं। अब चलिए समझते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या किया था मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने थिन सीट लिया था, थिन गोल्ड सीट लिया था, उसमें से अल्फा रे को पास करवाया था। तो उन्होंने क्या पाया था कि मोस्ट ऑफ अल्फा रे पास थ्रू द गोल्ड फॉर अ स्ट्रेट पाथ विदाउट टेंस टू देयर डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए इन्होंने अल्फा रे पास कर गया था। उन्होंने क्या पाया था ये स्क्रीनों पर, और कुछ रे को पाया था कि जो रे उसके सेंटर से होकर पास कर रही है उसे डिफ्लेक्ट होता हुआ उन्होंने पाया था स्क्रीन पर। और तीसरी बात क्या पाई थी, उन्होंने पाया था कि 5-6 रे ऐसी हैं जो सीधी जा रही हैं उसी डायरेक्शन में वापस आ जा रही हैं, यानी कि 180 डिग्री पर टोटली टेंस हो जा रही हैं। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या कंक्लूड किया कि उन्होंने पाया कि उसके सेंटर में, यानी गोल्ड फॉयल के सेंटर में कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ है, मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ है जो बहुत डेंस है। डेंस क्यों है? क्योंकि उसको अल्फा रे पार नहीं कर पा रही है। क्योंकि अल्फा रे क्या होती है, एक पेज की पतली शीट को पार कर जाती है और उसको नहीं पार पाई, यानी वो डेंस है, हार्ड है, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे है? क्योंकि देखिए अल्फा रे जब भी पास, अल्फा ने निगेटिव चार्ज की होती है, और अल्फा रे जब भी उसके सेंटर से पास कर रही है, उसके अगल बगल से पार कर रही है, तो उसे टेंस कर दे रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल या एक्यूट एंगल बनाकर उसे मोड़ दे रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उसके सेंटर में या जहाँ पे न्यूक्लियस या ये हार्ड ऑब्जेक्ट हैं, हार्ड पार्टिकल्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसे उन्होंने नाम दिया, उस जगह को नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उन्होंने क्या बताया कि ये डेंस है, हार्ड होती है, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम समझ लेते हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ हार्ड और डेंस न्यूक्लियस विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन्होंने बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स। इन्होंने ही बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती रहती हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम्स टुगेदर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, फोर्स लगता है, ठीक। अब इनके ड्रॉबैक्स क्या थे जिसकी वजह से इनका ये मॉडल फेल हो गया? इनके ड्रॉबैक्स थे, इन्होंने, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के अनुसार आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेटेड मोशन में जाता है तो वो कुछ ना कुछ अपना एनर्जी लॉस करते रहता है, लॉस करते रहता है, लॉस करते रहता है। किस फॉर्म में?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में अपना एनर्जी लॉस करते रहता है। और वहीं जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये भी एक्सीलेटेड होगा तो ये भी अपना एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करेगा तो लॉस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाएगा, यानी न्यूक्लियस से कोलैप्स हो जाएगा स्पाइरल पाथ बनाते हुए। पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इनका ये मॉडल फेल हो गया। ऐसा नहीं होता है। फिर इन्होंने कैसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करती है, अगर मूव करेगी तो एनर्जी लॉस करेगी तो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स होगा। पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इनका ये मॉडल भी फेल हो गया। इसके फेल नहीं हुआ, इसके कुछ गलत निकले, मतलब कि ये पॉइंट इन्होंने गलत बताया था। अब इसके बारे में सही सही किसने बताया था? नील बोर्स ने। तो आगे पढ़ेंगे नील बोर्स के बारे में, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल।